नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। अम्बेडकर नामा के 29वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, साइमन कमीशन के बाद गोलमेज हो चुका था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद कॉमनल अवार्ड होने वाला था, उस समय की स्थिति। और आज विशेष फोकस होगा कि डॉक्टर अंबेडकर और पिछड़ा वर्ग, इस संदर्भ में हम फोकस करेंगे कि आखिर उनके समझ में क्यों पिछड़ा वर्ग के अधिकार राजनीति क्या थी, कैसी थी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे अपने अनुभव के साथ, तो ये अनुभव करेंगे कि अंबेडकर को लेकर पिछड़े वर्ग में एक भ्रांति फैलाई गई है। बार बार ये कहा गया है कि भाई अंबेडकर तो अस्पृश्य अछूतों के नेता थे, उन्होंने उनके लिए किया, सब रिजर्वेशन दिया, और तुम लोगों के लिए क्या किया। तो ये भ्रांति फैलाई गई बहुत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। और किन लोगों ने फैलाया ये सब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और यह अकारण नहीं है कि जब मंडल कमीशन 1 जब लागू हुआ था तो पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि रिजर्वेशन किसके लिए है, और एंटी मंडल मूवमेंट ने उन लोगों ने कूद कूद कर भाग लिया था। उनको लग रहा था कि शायद ये रिजर्वेशन भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है। तो एक चेतना की कमी रही, और बार बार उनको एक जो खास तरीके से संस्कृति में ढालने का जो प्रयास रहा, और जिन लोगों ने ढाला उन्हीं लोगों ने हकमारी कर ली और अभी भी कर रहे हैं। तो ये भ्रांति फैलाई गई है। इसी संदर्भ में मुझे लगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है, ये जानना जो है वो थोड़ा सा जरूरी है। उससे पहले मैं एक दो बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। बात यह है कि देखिए, जब आप अंबेडकर को एक इंडिविजुअल आइसोलेशन में उसका ग्रोथ नहीं होता है, तो एक इंडिविजुअल के इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन को, उनके बौद्धिक विकास को, उसके राजनीतिक सामाजिक जो चिंतन है उसके विकास को आप हवा में नहीं देख सकते। इसलिए पूरे अंबेडकर के फॉर्मेशन को, उनका जो निर्माण हो रहा है, उसमें से आप कबीर साहब को, फूले साहब को, साहू जी महाराज को, गायकवाड़ को निकाल कर नहीं देख सकते। उनके व्यक्तित्व निर्माण पे, उनके दर्शन के निर्माण पे इन लोगों का सामाजिक आर्थिक जो फिलॉसफी है उनपे इन लोगों का व्यापक प्रभाव था। जहां तक धार्मिक दर्शन का सवाल है, उस पे बुद्ध का, गौतम बुद्ध का प्रभाव है। तो इन सब लोगों के प्रभाव को जब टोटालिटी में एनालिसिस करेंगे, तब जाके किसी इंडिविजुअल के फॉर्मेशन को आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आइसोलेशन में, एक अलगाव में नहीं देखना चाहिए। एक एवोल्यूशन के सेंस में एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का विकास होता है, इस सेंस में भी देखा जाना चाहिए। तो अंबेडकर नामा पढ़ते समय हमें लगा कि कुछ कुछ एविडेंस मुझे मिलते जा रहे थे पिछड़े वर्ग के बारे में, तो उनको एक जगह इकट्ठा करके मैं आपके साथ साझा करूं और बताऊं कि डिप्रेस क्लास के साथ साथ उस समय अंबेडकर जो पिछड़ी जातियां हैं उनके बारे में भी लगातार सवाल उठा रहे थे। तो पहला प्रमाण है 1927 का, जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने शिक्षा के सवाल पे भाषण दिया था, और किसी एपिसोड में मैंने इस पे लंबी बात कही है। लेकिन नटशेल में ये बात है कि वो शिक्षा का एक तरह से सोशल ऑडिटिंग कर देते हैं, और विधानमंडल में बोलते हुए कई तरह के सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो तो 1 नंबर पर है, लेकिन शिक्षा के सवाल पे, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, वो 3रे नंबर पे है। डिप्रेस क्लास के लोग जनसंख्या की दृष्टि से 2रे नंबर पे है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से 4थे नंबर पे है। मुसलमान जनसंख्या की दृष्टि से 3रे नंबर पे है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से 2रे नंबर पे है। और विकसित हिंदू, सवर्ण हिंदू, विशेष रूप से ब्राह्मण, वो बात कर रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से वो 4थे नंबर पे हैं, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से वो पहले नंबर पे हैं। तो इसको सॉल्यूशन देते हुए कहते हैं कि महोदय, जब तक आप असमानता के सिद्धांत को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता कि सभी जातियां भारत में, उनका विकास, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास एक तरह से नहीं हुआ है। इसलिए आपको असमानता के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा, और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, उनके लिए विशेष अवसर और विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसमें लंबी बात हमने पहले भी की थी। तो नटशेल में ये बात है, और ये बात समझने की है कि आज की परिस्थिति में अगर आप एनालिसिस करें एजुकेशन का कि क्या हालत है, तो आप देखेंगे कि आज भी 1927 में अंबेडकर साहब ने जो बात कही थी
वह बात आज 2020 में भी वो बात उतना ही प्रासंगिक है। जो दूसरा जो प्रमाण हमें मिला कि अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के बारे में क्या कहा, तो जब साइमन कमीशन के सामने वो मेमोरेंडम जब पेश कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा, एक तो सब प्रतिनिधित्व की बात, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं की थी। उस समय उन्होंने कहा कि जब तक वयस्क मताधिकार नहीं मिलता तब तक मुसलमानों को, डिप्रेस क्लास के लोगों को, एंग्लो इंडियंस को और गैर ब्राह्मण जातियों को, गैर ब्राह्मण पिछड़ी जातियों को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात 1927 का है, नोट कर लीजिएगा। उस समय वो राजनीतिक अधिकार सिर्फ अस्पृश्यों के लिए नहीं चाहते थे, वो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी राजनीतिक अधिकार चाहते थे। दूसरा जो मेमोरेंडम है, साइमन कमीशन के मेमोरेंडम में खास बात थी, वो थी इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, की सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण। तो इसमें वो कहते हैं कि जब भारतीयकरण हो सरकारी नौकरियों का, तो इसमें पिछड़ी जातियों को, अर्थात जो आज की ओबीसी है, पिछड़ी जातियों को उनके दावों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाए, उनको भी अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाए। अगर आप साइमन कमीशन से लेके पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो बार बार अंबेडकर कहते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये है इंपॉर्टेंट बात कि वो बार बार रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन, की सभी समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन के बाद जब कॉमनल अवार्ड होता है तो उस समय पहली बार जो अनटचेबल्स है उनकी संख्या भी काउंट करने लगती है। कि पहले जो राजनीतिक बंटवारा था हिंदू और मुसलमानों के बीच था, लेकिन अब जो बंटवारा में एक तीसरा एंगल आ गया था कि भाई अस्पृश्य भी, डिप्रेस क्लासेस भी हैं और उनको भी उसमें से हक चाहिए, इसलिए अब उनकी संख्या का महत्व हो गया था 1932 के बाद। और हम जब उस पर चर्चा अलग करेंगे कॉमनल अवार्ड पे, जब महत्व हो गया था तब जो सवर्ण हिंदू हैं वो क्या कर रहे थे, दो काम कर रहे थे। एक तो कर रहे थे किसी तरीके से अस्पृश्यता के सिद्धांत को ही नकार दिया जाए कि भारत में अनटचेबिलिटी है ही नहीं। दूसरा कि किसी तरीके से इनकी संख्या को कम कर दिया जाए, जब संख्या कम होगा तो इनकी जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसमें से ज्यादातर हक हम मार लेंगे। तो यह उस समय प्रयास चल रहा था कि या तो इनकी अस्तित्व को नकारे या इनकी संख्या कम से कम बताएं। लेकिन इस पूरे एपिसोड के पीछे एक और उपकथा है, वो उपकथा है अस्पृश्य जातियों और पिछड़े वर्ग के बीच संघर्ष का, और वो दिलचस्प है, वो जानना जरूरी है कि आज की राजनीति को समझने के लिए भी इतिहास जानना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब कॉमनल अवार्ड मिला और दलितों को, जो अस्पृश्य हैं, उनको भी राजनीतिक अधिकार मिले, तब कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों का कहना था कि दलित वर्ग नामक श्रेणी में उस शब्द के बहुत ही सीमित अर्थ को लिया गया है, कि सिर्फ उसमें अस्पृश्य को लिया गया है, उसमें अस्पृश्य को शामिल न किया जाए, अपितु आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं उनको भी शामिल किया जाए। कि जो लोग यह मांग कर रहे थे कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये उनका एक अच्छा उद्देश्य था, अंबेडकर लिखते हैं। अपने इस सुझाव की वजह से वो कोई नई मांग नहीं कर रहे थे। कि 1920 की जनगणना में जिस समय हुई थी, 1920 में जो संविधान लागू हुआ था, संशोधन संविधान लागू हुआ था, उसके अनुसार भारत के दो प्रांतों में, मद्रास में और बंबई में आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के अधिकार को मान्यता दी गई थी। बंबई में मराठों तथा संबंध जातियों को, और मद्रास में गैर ब्राह्मण जातियों को इस आधार पर कि वे शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको प्रतिनिधित्व, अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। और आशंका यह थी कि यदि इन जातियों को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तो सवर्ण हिंदुओं के अल्पसंख्यक ब्राह्मण इन सबका हकमारी कर लेंगे, राजनीति में इन पिछड़ी जातियों का दमन करेंगे, उनके सारे की हकमारी कर लेंगे, इसलिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी।
कहते हैं अंबेडकर कि अन्य प्रांतों में भी ऐसी ही स्थिति वाली अनेक जातियां हैं, कि और भी जातियां हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में, इसलिए उनके लिए भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का हिसाब किताब होना चाहिए। तो यहां कॉन्ट्रडिक्शन क्या उभर रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं कि जो डिप्रेस क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन आया है उसमें हमको शामिल कर लिया जाए। अगर उनके इस सिद्धांत को मान लिया जाता तो जाहिर है कि जो डिप्रेस क्लास की संख्या है अचानक बढ़ जाती और बहुत ज्यादा हो जाती, जो कि सवर्ण हिंदू किसी भी दृष्टि से किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि पिछड़े वर्ग की संख्या डिप्रेस क्लासेस की संख्या बढ़े। तो ये एक मसला फंस रहा था। दूसरी तरफ अस्पृश्य वर्ग के लोग यह नहीं चाहते थे कि जो डिप्रेस क्लासेस का जो रिप्रेजेंटेशन आया है उसमें डिप्रेस क्लास के अलावा कोई अन्य समुदाय को शामिल किया जाए। आपको यहां याद होगा कि जब 1916 में जब साउथ बरो कमेटी बनी थी तो उसमें डिप्रेस क्लासेस में क्रिमिनल ट्राइब्स, हिली ट्राइब्स, अन्य ट्राइब्स को भी डाला गया था। लेकिन लोथियन कमेटी की फ्रेंचाइज कमेटी जो 1932 में काम कर रही थी उसमें डिप्रेस क्लास में स्ट्रिक्टली उन्होंने अनटचेबल्स को डाला था, तो इसलिए अनटचेबल्स उसका विरोध कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि वास्तव में इस क्लास में उन्हीं को शामिल किया जाए जो वास्तव में अस्पृश्य हो। इन पिछड़े वर्ग के लिए सबसे उचित मार्ग तो यही था कि वो मांग करते हैं कि जो हिंदुओं का जो है, जो अस्पृश्य हिंदू हैं, जो टचेबल हिंदू हैं, डिप्रेस क्लासेस के अलावा जो हिंदू हैं, उनका विभाजन उन्नत और पिछड़ी जातियों के लोगों में किया जाए और पिछड़ी जातियों के लोगों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। यदि ऐसा वो करते तो उनके इस प्रयास में जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं वो भी उनका साथ देते कि आप अपना अलग मांगिए, हम आपको अपना साथ देंगे। लेकिन वह सहमत नहीं हुए और बार बार आग्रह करते रहे कि हमें जो डिप्रेस क्लासेस में ही शामिल कर लिया जाए। उनके इस आग्रह का जो मुख्य कारण यह था कि यह अपने जो अधिकार उनको पाने का सबसे आसान तरीका था कि जो डिप्रेस क्लास को मिला है उसी में घुस जाओ और उसी में अधिकार ले लो। लेकिन डिप्रेस क्लासेस को लगता था कि अगर ये आएंगे तो हमारे हकों की हकमारी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया। तो कहते हैं, अंबेडकर लिखते हैं कि चूंकि अस्पृश्यों ने इनका विरोध किया था अतः पिछड़े वर्ग के लोग विमुख हो गए और उन्होंने हिंदुओं से भी अधिक उग्र रूप से अस्पृश्यों के अस्तित्व को नकारने में हिंदुओं का साथ दिया। मतलब वो चले गए, हिंदू खेमे में चले गए। ये जो मैं बात कह रहा हूं इसके लिए दिखे जो हिंदी राइटिंग है बाबा साहब का, उसके खंड 10 में पेज नंबर 147 से 50। अब सोचिए अगर उस समय पिछड़े वर्ग के लोग अंबेडकर की और अस्पृश्यों की बात मान लिए रहते और अपने लिए भी अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगे रहते, जिसमें कि जाहिर है अस्पृश्य और अंबेडकर उनका साथ देते ही, अगर पिछड़े उनको भी मिल गया रहता वो अधिकार, तो समझिए कि आज देश की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य है वो किस तरह का होता। ये बात समझने की है और इससे ये भी सीख लेने की जरूरत है कि अभी भी हमें ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। तो ये एक त्रासदी थी कि जो लोग चाहते थे कि भाई अलग से मांगे, अगर दोनों एकता हो जाता डिप्रेस क्लासेस का, बैकवर्ड क्लासेस का, तो भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, जो राजनीतिक मानचित्र है, वो अलग ही रहता। इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो आती है 1948 में, जब कैबिनेट मिनिस्टर थे डॉक्टर अंबेडकर और लखनऊ में भाषण देने गए थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सम्मेलन में 24-25 अप्रैल 1948 को। इस पर लंबी चर्चा हम किसी एपिसोड में कर चुके हैं, लेकिन चूंकि पिछड़ा वर्ग से संबंधित है इसलिए थोड़ी सी बात वहां से उठाकर मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि इस सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के नेता भी मौजूद थे और उनके आग्रह पर दलित और पिछड़े की एकता पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पहली बात कि यह दुखद है कि इन दोनों वर्गों के हित कॉमन हैं, एक ही तरह के हित हैं, फिर भी वे संगठित नहीं हो पा रहे। इसका कारण यह है कि पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जातियों के लोगों से मिलना नहीं चाहते, एसोसिएट नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो अनुसूचित जाति के लोगों से मिलेंगे तो उनकी सामाजिक हैसियत अनुसूचित जातियों की तरह ही हो जाएगी।
सो इस मुद्दे पे आगे बोलते हुए, स्पष्टीकरण देते हुए अंबेडकर ने कहा कि भाई, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के बीच रोटी बेटी बनाने के संबंध में मैं उत्सुक नहीं हूं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे अलग अपनी सामाजिक पहचान रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई कारण मुझे नहीं दिखता कि अपने कॉमन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो मिलकर कोई राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बनाते हैं। कि दोनों विक्टिम है एक ही सिस्टम के, दोनों के हक एक ही तरह है, तो दोनों को मिलकर कम से कम राजनीतिक रूप से एका होना चाहिए और मिलकर पार्टी बनानी चाहिए और उनको राज सत्ता में भागीदारी करना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने की कि बिलगाव की नीति, एलिफेंस के कारण पिछड़े वर्ग को हानि हुई है। सो ऊंचे वर्ग से सत्ता छीनने के लिए उन्हें संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए और यह रास्ता वयस्क मताधिकार ने दिखलाया है कि आपके पास अब वोट की ताकत है और राजा जो है वो रानी के पेट से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से निकलेगा। सो ये सार्वभौम मताधिकार ने आपको वो शक्ति दी है जिससे कि आप राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ही 1.5 करोड़ अनुसूचित जाति और 1 करोड़ पिछड़ी जातियां एक साथ आ जाएं तो 50% से ज्यादा सीटों पे वो कब्जा कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि यदि वो अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बना ले, पार्टी भी बना ले, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि कम से कम वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिलकर काम करें। दुख जाहिर करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि यह दुखद है कि पिछड़े वर्ग के लोग अपनी शक्ति को लेकर सचेत नहीं हैं, इसीलिए प्रशासन पे ऊंची जातियों का नियंत्रण बना हुआ है। उन्होंने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि अस्पृश्य वर्ग के लोग कम से कम देश की राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसमें एक तरह का नेग्लिजेंस है और वो एक्टिव रोल नहीं निभा रहे हैं। इसलिए वो अपील करते हैं कि मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि पिछड़े वर्ग के लोग क्यों नहीं एक्टिव भूमिका निभा सकते हैं और अपनी स्थिति बेहतर कर सकते हैं। सो आगे उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग इस देश की बहुसंख्यक आबादी है और मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता कि वे क्यों इस देश पर शासन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार आपको वोट ने दिया है। वोट को, ताकत को पहचानिए, एका बनाइए और आगे बढ़िए। वो कहते हैं कि यह मान लेना, लोकशाही में यह मान लेना कि कोई भी सरकार चिरस्थायी होती है वो मिथ्या है। कि लोकशाही में कोई भी सरकार परमानेंट नहीं होती। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे उस दिन सरकार पर आपका कब्जा होगा। आज के संदर्भ में भी मैं ये कहना चाहता हूं, अंबेडकर उस समय जब कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था देश में, उस समय अंबेडकर ये बात कह रहे थे। तो आज भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दलित पिछड़े नेता अपनी ताकत पहचाने, तो आज भी जितनी भी तानाशाही की हुकूमत हो सरकारें उखाड़ी जा सकती हैं। इसके बाद फिर एज ए मिनिस्टर अंबेडकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में काफी व्यस्त थे और अपने मंत्रालय कार्यकाल के दौरान संविधान ही बनाते रहे। 1950 में संविधान लागू हुआ और आपको ये बात याद रखनी होगी कि भले ही पिछड़े वर्ग के लोगों ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र में डिप्रेस क्लासेस का विरोध किया था, लेकिन बड़े लोग के सोचने समझने की जो शैली होती है, जो स्टाइल होता है, डिफरेंट होता है। वो जब संविधान बनाने की बारी आई तो अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्टिकल 340 में पहले रखा, अनुसूचित जाति को 341 में रखा और अनुसूचित जनजाति को 342 में रखा। अगर आप देखेंगे पूरे घटनाक्रम को और उसके आगे जाएंगे, अभी मैं पढ़ ही रहा हूं अंबेडकर को और मुझे और बहुत सारी है, जैसे वो किसान मजदूर की लगातार बात करते हैं, तो किसान मजदूर में सिर्फ अस्पृश्य ही नहीं है, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, इसलिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़े जाने की जरूरत है। और जब 10 अक्टूबर 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था तो इस्तीफा के 4 महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताए थे। एक तो व्यक्तिगत कारण बताया था, बोला कि उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है। दूसरा जो कारण बताया था वो था ओबीसी को लेकर के उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही, ओबीसी और दलित। तीसरा कारण बताया था, वो बताया था विदेश नीति की विफलता को लेकर। और चौथा कारण बताया था कि जो महिला को लेकर जो हिंदू कोड बिल था उसको लेकर जो कानून बनना था उसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि
उनके रेजिग्नेशन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि ओबीसी के जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके डिमांड्स को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है और वो खाना पूर्ति हो रही है, ये कारण उन्होंने दिया था। तो ये समझने को बार बार वो एकता की अपील कर रहे थे और मैंने एक शुरुआत की अम्बेडकर नामा नाम से। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे साथी आने चाहिए और फुले साहब को पढ़ा जाना चाहिए, जगदेव बाबू को पढ़ा जाना चाहिए, ललित सिंह यादव को पढ़ा जाना चाहिए, पेरियार को पढ़ा जाना चाहिए, घासीराम जी को पढ़ा जाना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा जाना चाहिए और इस तरीके से उनके राइटिंग्स को पढ़कर थोड़े थोड़े इसमें छोटे छोटे वीडियोस बना के लोगों के बीच पहुंचाने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग पढ़ नहीं सकते। जो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम वो सुन के भी सीख सकते हैं। बहुत लोग पढ़ सकते हैं लेकिन समय के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए कम से कम वो जब कार में जा रहे हो तो कान में लीड लगाकर कम से कम वीडियो 20 मिनट का सुन सकते हैं। तो जो इधर उधर का कथा कहानी वाले सीरियल देखते हैं वो सीरियल से हटकर यही सब देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में भी हम लोग बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन कर पाएंगे। शुक्रिया साथियों, एपिसोड कैसा लगा जरूर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिएगा। और समय बहुत कम है, अभी कोरोना ही क्राइसिस है। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाएगा तो मेरे पास समय कम रहेगा, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो कम समय है, थोड़ा सा समय निकालिए और अपने जितने हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया के तमाम साधनों पे, व्हाट्सएप में, सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयर लाना है। शुक्रिया साथियों, जय भीम। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू।